और आज जो मैं बात कहूँगी वो मेरे अकेले की बात नहीं है, भारत के छात्र फेडरेशन की बात है, एसएफआई की कलेक्टिव बात है, हम छात्राओं की बात है कि हम क्या चाहते हैं इस देश के अंदर कि जो छात्राएं हैं वो किस तरीके से चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से होना चाहिए। और इसमें जब मैं बात रखूँगी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मूवमेंट्स आंदोलन रहे हैं जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, हम लोग आंदोलन देखे हैं जो बाकी राज्यों में होता है, वहाँ से मैं उदाहरण ड्रॉ करूँगी। लेकिन साथ साथ ये आशा करती हूँ जो भी मुझे आज सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप भी अपना तरीके से आप शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं वो भी आप अपना तरीके से उसको कमेंट में डालिए। फिर हम लोग एक डिस्कशन, एक आलोचना के तौर में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ जब मैं आज बात रख रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब जो लोग हैं स्वस्थ है, अपना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस का टाइम है, जितना फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, साथ साथ सोशल सॉलिडारिटी मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। और एसएफआई के कॉमरेड्स हर एक राज्य में, हमारे जो कॉमरेड्स हैं वो अपना पूरी से पूरी मेहनत, कोशिश इस बात पे लगा रहे कि वो लोगों तक पहुँचे, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जिन स्टूडेंट्स को शिक्षा व्यवस्था से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान, कि उनके पास बुक्स नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम्स सामने हैं, उनके पास ट्यूशन्स नहीं है इस टाइम जाने के लिए, लॉकडाउन में सब अंदर है। एसएफआई कोशिश कर रहे हैं कि बार बार उन तक पहुँचे और उनको मदद किया जाए। और एक बात आज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आज इस देश में हम देख रहे हैं कि आज 96,000 के ऊपर केसेस कोरोना वायरस का हमारे देश के अंदर पहुँच चुका है। एक टाइम जब ये बोला जा रहा था कि मार्च के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च के 25 तक जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, तब बोला गया था कि मई तक, मतलब अप्रैल तक इसका पीक जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर केसेस होगा अप्रैल तक समझ में हम लोगों को आ जाएगा, और मई तक लगभग एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, बहुत लोग बता रहे थे। लेकिन फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से केसेस पहले के दौरान लॉकडाउन कर दिया गया एक तरफ, दूसरे तरफ लोगों का खाना, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबरर है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो बाहर के राज्यों से अपने राज्यों में अभी वापस आना चाहते हैं, वहाँ पे देखा गया उनके लिए कुछ नहीं किया गया, ना उनके लिए ट्रेन्स अरेंज किया गया, बसें अरेंज की गई। और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे, आधे से क्या, सबसे ज़्यादा लोग, इन प्रतिशत लोग इनमें से पैदल चल के, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से पैदल चल के यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के ओर पैदल चल के आ रहे हैं। आज देश के सामने ये छवि हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ की 12 साल उम्र की एक लड़की पैदल चलते चलते आते मर जाती है। बिहार में लड़के और यूपी में लड़के, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घास खा रहे क्योंकि उनके पास चावल, बेसिक कुछ खाने लायक चीज़ें हैं नहीं। और इन सब चीज़ों में आज जो हालत है, इसमें स्टूडेंट्स जो है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाते थे, कोई कॉलेज जाते थे, या माइग्रेट करके बिहार, झारखंड से दिल्ली में या बाहर के राज्यों में पढ़ने गए थे, आज उनकी दिक्कत सबसे ज़्यादा है। एक तो पहले कि जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो राज्य हैं वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की एक फेलियर है कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव नहीं बना पाए हैं। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को हमारे स्टेट्स में ऐसे नहीं बना पाए कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करके उनको फोर्सफुली माइग्रेट ना करना पड़े, कि उनके पास स्टेट में कोई कॉलेज की और एजुकेशन, हायर एजुकेशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके वजह से उनको छोड़ छाड़ के झारखंड से बाहर जाना पड़ रहा है। अब इस ऐसे हालात में जब मार्च के बीचों बीच जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला गया था कि वो 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी खाली करके वापस चले जाए। ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, फिर स्कूल पे भी आएंगे। अब आज इस दौरान में जब एक लॉकडाउन शुरू हुआ, जब हर जगह पे कोरोना वायरस का डर है, चाइना में तब तक बहुत सारे केसेस फैल चुके थे, बाकी जगह में बार बार इटली, स्पेन में देखा जा रहा था कि जो नंबर ऑफ डेथ रेट्स है वो बढ़ते जा रहा है। उस टाइम पे इंडिया ने डिसाइड किया कि जैसे रेट्स आ रहे हैं कि हम लोग एक लॉकडाउन पे जाएंगे। और ऑब्वियसली
स्टूडेंट्स को भी बोला गया आप यूनिवर्सिटी खाली करके वापस जाइए। अब काफ़ी तरह स्टूडेंट्स के पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, अगर वो जाना भी चाहते थे वो वापस नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इतना पैसे नहीं थे कि वो लोग ट्रेन की टिकट्स या फ़्लाइट की टिकट्स अरेंज करके आ पाए। फ़्लाइट की टिकट्स तो बहुत दूर की बात, काफ़ी महंगी थी। ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए स्पेस तक भी नहीं था। तो इस दौरान काफ़ी दिक्कतें देखा गया। दूसरे, आज आप देखिए कि 31 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया। पिछले इन 2 महीनों में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या डिमांड्स भारत के छात्र फेडरेशन की तरफ से हमारा था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लेकिन क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को हुई है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। एक दिक्कत है, लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए हैं। पढ़ाई में एकदम एक लगातार तरीके से एक स्टॉप आ गया है। इसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको बोर्ड एग्ज़ाम्स देना था, काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स देके अभी शायद टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स है, किसी को नौकरी करना है बैचलर्स के बाद, शायद जॉब लगा हुआ था, अभी उसका डिग्री फंसा हुआ है, किसी को मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए कहीं पे अप्लाई करना था हायर एजुकेशन के लिए, उसका एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुआ। तो एक पूरा जो ये सिस्टम है इसमें एक पूरा चेंज आ गया अचानक से। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, ये कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे पास हमें आके कहीं पे भी नहीं बताया कि स्टूडेंट्स इस वक्त पे क्या करें। हमें सिर्फ ये बताया गया है लॉकडाउन है, आप घर पे रहिए, आप लॉकडाउन पे रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मानते रहिए। लेकिन हमें जो एक एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स का कि वो क्या करेगा, उसका पढ़ाई बंद हो गया है, वो एग्ज़ाम्स कैसे दे पाएगा, उसका पढ़ाई बंद हो गया है, उसको जो मिड डे मील स्कूल से मिलता था, खाना मिल जाता था, अब घर में भी खाना नहीं है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी जाते थे उसको स्कॉलरशिप मिलता था, फेलोशिप मिलता था, जो अभी अगर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट नहीं है, उसे नहीं मिल पा रहा है और उसके वजह से भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, फिनेंशियल दिक्कतें, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा। और ये सारी चीज़ में हमारी ये जो लड़ाई है कि हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमें अपना समाज का जो व्यवस्था है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम एक अलग तरीके से टॉपिक नहीं है, ये इतना ही लिंक्ड है हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मम्मी पापा वर्कर्स हैं, जिनके मम्मी पापा मैक्सिमम वर्किंग क्लास से आते हैं, और जब आज एक पूरा अटैक हम देख रहे हैं कि नौकरी चली जा रही है लोगों की, हम देख रहे हैं ले ऑफ पे ले ऑफ कंपनीज़ में हो रहा है, उसके बाद एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बोल रहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उन्होंने अपनी अभी नौकरी नहीं है उनके पास, और कितने महीनों तक उनके पास शायद नौकरी ना रहे, वो वापस ना जा पाए, शायद वो लोग जो गांव में वापस आ गए हैं वो शायद वापस और नहीं जा पाए शहरों में, वो खर्चा ना चला पाए। अब इन सारे लोगों के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स थे, अब उनकी जो हालत है उसके बारे में किसी भी तरीके से इन 60 दिनों में एक आलोचना नहीं हुई है, एक सरकार की तरफ से उम्दा कोई डिसीजन नहीं आया है कि नहीं स्टूडेंट्स के लिए हम लोग साथ रहेंगे, हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनके लिए हम सुनेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार हमें मैसेज करके पूछते हैं कि एंट्रेंसेस कब होंगे, जेएनयू के एंट्रेंस कब होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू, सब जगह के एंट्रेंसेस कब होंगे, कोई खबर हमारे पास नहीं, हम कैसे पता करेंगे। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें पता करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे उनको पता नहीं है कि कंपनीज उन्हें लेंगे कि नहीं, उनकी डिग्री सर्टिफिकेट्स अभी कैसे आएंगे, उनका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होगा तो, या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी कब होगा इसका पता नहीं चल रहा है उनको। तो इन 60 दिनों में हमने देखा है जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, वो सिर्फ एक दिन लाइव गए थे, वो एक दिन लाइव गए थे और उस दिन उन्होंने बोला था हम लोग सब कुछ का देखभाल करेंगे, लेकिन उस लाइव सेशन से ना स्टूडेंट्स को, हम और आपको, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें ना पता चला कि कितने स्टूडेंट के लिए ट्रेन्स दिए गए कि वो लोग जहाँ आज पूरे देश में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घर वापस नहीं आ पाए, कि वो लोग वापस आ पाएँ, उनका प्रॉपर तरीके से चेकअप हो और उनको वापस घर लाया जाए। ये ऐसे कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिया गया है।
एसएफआई तरह तरह जगह पे अपना एप्लीकेशन और प्रोटेस्ट कर रहा है इस वजह से कि स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए घर, कि वो जो दिल्ली में, कोई राजस्थान में, कोई तरह तरह महाराष्ट्र में जगहों में फंसे पड़े हैं स्टूडेंट्स के हर दिन हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि वो दिल्ली से वापस आना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं, उनके पास और पैसे नहीं हैं, उनके पास सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, खाना नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो हालत है पूरे आज देश में, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। आज देखा जा रहा है उन स्टूडेंट्स को एक जगह पे रख के उनके लिए कुछ नहीं बोला जाए। दूसरा, काफ़ी स्टूडेंट्स जो स्कूल में थे, जो पिछड़े तबके के फैमिली से, परिवारों से आते थे, वो लोग स्कूल्स में जाते थे क्योंकि एक तरीके का उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था, एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो मिड डे मील है, जो आइडिया ऑफ मिड डे मील था इस वजह से था कि जो पिछड़े तबकों से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके जो परिवार होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते एडुकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें पहले अगर पैसे जुटा के कुछ देना होता है अपने बच्चों को, वो है खाना, बेसिक जो न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर वो सरकार, पहले के सरकार जो लोग थे, मिड डे मील का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया कि स्टूडेंट्स को, अगर बच्चों को जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, अगर उनको एक मिड डे मील दिया जाता है तो उनके जो परिवार हैं वो किसी ना किसी तरीके से इनको इनकरेज करेंगे कि एडुकेशन प्राइमरी स्कूल्स में ये जाए, हायर स्कूल्स में ये जाए, हाई सेकेंडरी स्कूल्स में, और इसके थ्रू सरकार को एक अच्छा मौका मिलेगा इंटरवेन करने के लिए, इनको एडुकेट करने के लिए, इनको आगे पढ़ाने के लिए। ऐसे करके वो इनकरेज भी कर पाएंगे, दोनों काम एक साथ होगा। लेकिन आज इन सारे चीज़ों में देखा जा रहा है, ना स्टूडेंट्स के घर में अब मिड डे मील आ पा रहा है, ना उनको मिड डे मील दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या खा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को कभी खाना ठीक से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, आज वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा आज आपके पास और हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि पीएम केयर के नाम पे इतने जो करोड़ रुपए डोनेट किया गया है चैरिटी के नाम पे, कि वो हमारे देश के लिए यूज़ किया जाएगा, उसके लिए हम और आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि उस पीएम केयर का फंड स्टूडेंट्स के लिए कितना यूज़ हुआ, हमारे लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। आप और हमारे पास ये आंकड़ा अब तक भी नहीं है कि जैसे हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको मंथली, उनको हर एक मंथ 5,000 रुपये मिनिमम मिलता है यूजीसी की तरफ से, वो पैसा पिछले 4 महीनों से स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। और इस दौरान आप बताइए, एक स्टूडेंट जो उस 5,000 रुपये में गुजारिश अपना चलाता था, वो किस तरीके से अपना गुजारिश कर पाएगा। तो ये सब में एक चीज़ क्लियर है कि ये जो इश्यूज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स की ये बेसिक इश्यूज़ है, अब मैं आऊँगी ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल डिवाइड पे मैं आऊँगी, लेकिन ये जो बेसिक इश्यूज़ है कि एक स्टूडेंट क्या करेगा। एक स्टूडेंट अगर घर वापस भी जाना चाहता है इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में, उसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं, तो वो कौन सा स्पेशल ट्रेन से आएगा, और स्पेशल ट्रेन का भाड़ा जो 3,000 रुपये है उसको कैसे दे के आएगा, क्या सपोर्ट लिया गया है। अगर सरकार पे पास करोड़ रुपए है कि लोगों को वो लोग एयरलिफ्ट करके लेके आ पा रहे हैं बाहर से, तो सरकार का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सरकार इस देश के अंदर जो लोग आज बाकी राज्यों में फंसे पड़े हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे पड़े हैं जगह जगह में, उनको हेल्प किया जाए, उनको वापस घर लाया जाए, उनको फिनेंशियली सपोर्ट किया जाए जहाँ जहाँ भी है वो। अगर उनकी खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, उनको सपोर्ट किया जाए किसी न किसी तरीके से, और ये सारे एक मैकेनिज्म बनाया जाए। लेकिन ये सारे मैकेनिज्म लॉकडाउन जब डिक्लेयर किया गया उससे पहले ये सारे डिसाइड नहीं किया गया। आपको मन की बात सुनाने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री है वो टीवी पे आ गए और अचानक से बता दिए कि 4 घंटे के अंदर हम लोग लॉकडाउन पे जा रहे हैं। ये बिना जाने, लोगों को पता तक भी नहीं था लॉकडाउन क्या है, क्या होने वाला है, उसका गाइडलाइंस क्या है, क्या करना पड़ता है, कितना दिन तक चलेगा। पहले दिन लोगों को लगा शायद 10-15 दिन तक चलेगा तो ठीक है, शायद हम लोग कोरोना को रोक लेंगे। लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लोग अपना जान लगा के कोशिश कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन को सफल करें। हर कोई इस देश का नागरिक कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस ना जीत पाए। हम देश के लोग, हमारी जो निष्ठा है वो जीते, लॉकडाउन करके कोरोना वायरस को ज़रूर हराएंगे। कितने गीत, कितने कविताएं, कितनी मन की बात, लोगों ने थाली बजाई, लोगों ने दिया जलाया, सब इतना विश्वास रख के कि हाँ, आज जो हमारे देश
के प्रधानमंत्री अगर वो बोल रहे हैं कि ये सब करने से कोरोना चला जाएगा तो हम करते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद आज 18 मई 2020 के दिन कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में 96,000 का है और ये बढ़ते जा रहा है। आज देख सकते हैं कि आज पूरे देश के अंदर कौन सा राज्य है जो इस कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है, वायरस को एकदम बढ़िया तरीके से उसको स्टॉप कर पाए हैं, वो है केरल। और ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। मैं बार बार बहुत लोग पूछते हैं हम लोगों से कि ऐसा कैसे हो सकता है। केरल इसी देश के अंदर एक राज्य है। केरल में हमने बार बार देखा है कि किस तरीके से लोगों को प्रायोरिटी सबसे पहला देगा। ऐसा सरकार है जो लोगों को प्रायोरिटी दिए है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो डिमांड्स है उसको पहले रख के दिया गया है। लेकिन आज पूरे देश में कुछ अलग ही पिक्चर है। हम देख रहे हैं कि लोगों की जो दिक्कत परेशानी, जो वर्कर्स, ये माइग्रेंट वर्कर्स जो चल के आ रहे हैं, उनके परेशानियों को पीछे पहले ये देखा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो बिजनेस पीपल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका एजेंडा ठीक से क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। ऊबर में कितने ले ऑफ हो जाते हैं वर्कर्स, कितने सारे आईटी कंपनीज बोल रहे हैं कि हम 50% वर्कर्स को छांट देंगे कंपनी से। और ये सारे डरावने जो पिक्चर्स हमारे सामने आज और आपके सामने आ रहा है, ये किसी न किसी हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के मम्मी होंगे, पापा होंगे या कोई रिश्तेदार होंगे जिनका नौकरी आज चला जाएगा, या भाई होगा, बहन होगा जो उसको सपोर्ट कर रहा था पढ़ाई के लिए। तो इसलिए आज जो स्टूडेंट कम्युनिटी की बात है वो इन सब चीज़ों से अलग नहीं है, क्योंकि आज अगर हम और आप जॉब चाहते हैं तो हम एक सिक्योरिटी के साथ चाहते हैं कि हमें सरकार एम्प्लॉयमेंट देगा। लेकिन पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर एक स्कूल सर्विस कमीशन का या कॉलेज सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आता है, अगर किसी को सिलेक्शन में भी सिलेक्ट भी हो जाता है तो उसको नौकरी लगने में 8-9 साल हो जाती है, उसका ज्वाइनिंग लेटर 7-8 साल बाद आता है। ये सबको पता है, ये आज हमारे देश का हालत है। तो इन सारे चीज़ों में ये जो पूरा एक अटैक एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, नितिन गडकरी का स्टेटमेंट 3 दिन पहले का क्या बोल रहे कि एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन जो सेक्टर है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको आत्मनिर्भर बनाओ। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर क्या है? आत्मनिर्भर की मतलब यही है कि आप अपना देख लो। जैसे वो परिजाई आज श्रमिक को बोल रहे हैं कि आप कैसे आएंगे दिल्ली से बंगाल वापस, आप कैसे झारखंड वापस आएंगे, आप कैसे बिहार वापस आएंगे, आप देख लीजिए। यूपी में झारखंड, बिहार, बंगाल के जो वर्कर्स मारे गए औलिया रोड पे, आप बताइए उनको अपने स्टेट्स तक, राज्यों तक भेजने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक एम्बुलेंस तक भी नहीं भेजा, उनको ट्रक में डाल के भेज दिया गया। आज ये हालत है हमारे देश का। और इसीलिए सोचने की और बार बार समझने की ज़रूरत है। हम ऐसा समाज तो नहीं चाहते हैं, हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ लिख के, नौकरी करके समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए। और ये बेहतर नहीं हो सकता समाज में जहाँ पे इस देश को जो बनाते हैं, आज वर्कर्स नहीं होंगे हमारे देश में, आज फार्मर्स नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे, तो हमारे लिए खाना कौन उगाएगा? आज वर्कर्स नहीं होंगे, ये जो आलीशान बंगलों में मिनिस्टर्स रह रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन हो रहा है, अगर वर्कर्स नहीं रहेंगे तो उनका ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएगा? तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज इस देश को जिसने बनाया है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सही नहीं है। आज स्टूडेंट्स जो इस देश के लिए उनका फ्यूचर है, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सही नहीं है। और इन पूरे सिस्टम में एक चीज़ क्लियर है, एक एजेंडा क्लियर है, जो आरएसएस का एजेंडा है, जो बीजेपी का एजेंडा है, कि जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सिर्फ जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली बना दो। जो लोग पिछड़े तबके से आते हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर दो। काफ़ी लोग हैरान होते कि क्यों एक सरकार क्यों ऐसा चाहेगा कि ऐसा हो। वो तो चाहेगा पढ़ लिख के उसका नागरिक और बेहतर करे, लेकिन नहीं,
ये क्यों ऐसा चाहेगा? क्योंकि पावर को मेंटेन करने के लिए इस बीजेपी और आरएसएस को डर है, उनका जो मनुवादी सोच है, उन्हें डर है कि एक महिला, एक दलित, एक माइनॉरिटी सेक्शन से आया हुआ कोई पढ़ लिख लेगा तो वो इस पावर को चैलेंज करेगा इन द सेंस वो पढ़ लिखेगा, वो अपना इस सोसाइटी में, इस समाज में अपना जगह बनाएगा। और उन्हें उसी से दिक्कत है। आज उन्हें दिक्कत है कि आप और हम जैसे स्टूडेंट्स जो है, जो युवा है, जो हम मांगते हैं, अपने हक से मांगते हैं, हम जब एसएफआई से अपना लड़ाई को सामने आगे करके बोलते हैं कि शिक्षा में जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, हम हर कोई एक स्टूडेंट मानते हैं कि शिक्षा के लिए जब तक बजट नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक शिक्षा में कभी हम लोग को इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे। एक यूनिवर्सिटी इम्प्रूव हो जाने से, एक जेएनयू बन जाने से, या एक जेएनयू में सिर्फ एजुकेशन इंक्लूसिव थोड़ा हो जाने से हर कोई बच्चा इस देश के अंदर पढ़ लिख नहीं रहा है। ये हम जानते, ये रियलिटी है। हर कोई आना चाहता है जेएनयू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि एक जेएनयू नहीं, ऐसे हजारों जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज आज जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की सोच रखा जाए, हर एक स्टेट में बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाया जाए। अगर आपको बनाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आपको ह्यूमैनिटीज़ के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाइए जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन हाँ, किस तरीके का कॉलेजेस, किस तरीके का स्कूल का बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आप राज्य जो सरकार है या केंद्र सरकार है वो नहीं कर सकता। हमारी मांग क्या है कि हर कोई बच्चा जो किसी भी घर से आता हो वो एक अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि जिसके परिवार के पास पैसे है सिर्फ उनको ही एजुकेशन मिले। और इसीलिए हमारी जो लड़ाई है कि शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इस लड़ाई को हमें आने वाले टाइम में बहुत मजबूत तरीके से आगे लेके जाना पड़ेगा। अब इन सब में एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो शिक्षा नीति 2019 में जो शिक्षा नीति दोबारा मोदी सरकार आने के बाद 30 मई को 2019 में 30 मई को एक नया ड्राफ्ट, शिक्षा नीति ड्राफ्ट को लाया जाता है। आशा करते हैं कि हम आप उस ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ें। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए वो ड्राफ्ट है। जो लोग पढ़ेंगे उसको आप देखेंगे कि उस ड्राफ्ट में क्लियरली लिखा जा रहा है कि एजुकेशन को किस तरीके से निजीकरण करने की ज़रूरत है, बाजारीकरण एजुकेशन की करने की ज़रूरत है। और यहीं पे हमारी लड़ाई है कि शिक्षा को तोला ना जाए। शिक्षा को इस टाइम पे एक स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है कि आपने इतने पैसे हैं आपके पास, आपने खर्च की इतने टाइम पीरियड में और आपको कितना मुनाफा मिला उससे। हम स्टूडेंट्स जो है, हम एसएफआई से जो जुड़े हैं, हम जो प्रोग्रेसिव संगठनों से जुड़े हैं, हम ये मानते हैं कि शिक्षा एक अधिकार है, सबका अधिकार है। शिक्षा को निजीकरण करने हम नहीं दे सकते कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी तरीक़ा से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए कि आज अगर मेरे परिवार में किसी के पास पैसा नहीं है तो मुझे कल पीएचडी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार बताना चाहता है अधिकार। वो बोलेगा अधिकार तो आपको है, लेकिन किस तरीके से है आप निकालिए। 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर, अगर 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर निकालेंगे तो आपके पास अधिकार है। अगर 2 लाख रुपए मैं नहीं दे पाई तो मेरे पास अधिकार नहीं है। जब मेरे पास अधिकार नहीं है पढ़ने का, तब मेरे पास जॉब की भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं लूँगी तो मुझे उस तरीके से जॉब नहीं मिल पाएगा ठीक तरीके से। तो फिर मैं समाज में कंट्रीब्यूट किस तरीके से करूँगी। और हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ते ही जा रहा है, और जो इतने सारे वादा पिछले 6 सालों में कि 2 करोड़ नौकरियां आपको दी जाएगी, वो पिछले 5 साल की वादा थे। इस सेकेंड टर्म की वादा तो मैं गिना भी नहीं रही हूँ, वो तक आज हमारे पास कॉन्क्रीटली कंप्लीट नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि उल्टा इस टाइम पे ये किया जा रहा है कि जिन लोगों के पास नौकरी है उनको निकाला जा रहा है। और इन सब में अभी नया जो जुमला इस सरकार ने फेंका है स्टूडेंट कम्युनिटी पे, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। अब इस पे थोड़ी मैं 5-10 मिनट चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करने का। अभी ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में बहुत रोमांचक है, सुनने में बहुत अच्छी भी लगती है कि हाँ, हमारे एक देश में
भारत जैसे देश में बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर ले रहे, डिजिटल कर रहे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप आज बताइए कि कितने लोगों के पास कंटिन्यूअस इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। ये एक बहुत ही डिस्टेंट आइडिया है हमारे देश के अंदर। बहुत सारे गांव हैं, शहर है जहाँ पे आपको लगातार इंटरनेट नहीं मिल पाता है। अगर आपको मिलता भी है तो आपको ठीक से उसका नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है हर वक्त, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी बात, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, थोड़ा इसको डिटेल में समझिए। अब मैं पहली मेरे परिवार में, आप मान लीजिए, उदाहरण देके बताती हूँ, समझने में आप लोगों को भी आसानी होगी। हम लोग भी समझाते हैं स्टूडेंट्स को कि मान लीजिए मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाई कभी की नहीं है और मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो अब घर में किसी को पता ही नहीं है कि पढ़ाई के मामले में क्या करना होता है, कुछ नहीं। जितना मुझे शिक्षा प्राप्त हो रहा है मैं अपने स्कूल कॉलेज से ही प्राप्त कर पा रही। अब स्कूल कॉलेज बंद, आपको बोल रहा है कि आप ऑनलाइन चले जाइए, समझ लीजिए चीज़ें खुद ब खुद, आपको PDF दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। अब एक स्टूडेंट जिसके घर में मम्मी पापा पढ़ा लिखा नहीं हो, पहली बार खुद पढ़ना चाह रहा है, इस बात से पढ़ने गया है यूनिवर्सिटी क्योंकि वो चाहता है वो पढ़ लिख के बढ़े, साथ साथ टीचर्स के साथ उसे हेल्प मिलता है क्लासेस करने में, और ये सब बगैर आपको बोला जा रहा है ऑनलाइन में आप समझ लीजिए चीज़ें। तो ये जो एक नया एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वो इस ऑनलाइन एजुकेशन से काफ़ी दूर चले जाएंगे इससे, और एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाएगा उनको। दूसरी बात है, ये सब बात तो मैं तब कर रही हूँ जब मैं मान लेती हूँ कि आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास इंटरनेट भी है। अब आपको और हमको सबको पता है कि कितने लोग, आप लोगों के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन चाहिए आपको ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए मिनिमम। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं आपको ऐसा चाहिए, क्योंकि फेसबुक पे तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकते, आपको उसके लिए ऐप चाहिए होगा अलग से। ऐसा ऐप चाहिए होगा जो आपके फ़ोन में शायद सपोर्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं अगर आप फ़ोन से लॉगिन करेंगे तो वो क्रैश हो जाता है। तो आपको उसके लिए लैपटॉप चाहिए। अब लैपटॉप मिनिमम खरीदने के लिए आपको 30,000 40,000 रुपये चाहिए, 30-40 के बीच में एक बेसिक लैपटॉप खरीदने के लिए। उसका पैसा आपको कौन देगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करना है। दूसरी बात कि अगर लैपटॉप आ भी जाता है, उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन कैसे मिलेगा, क्योंकि वोडाफोन का टावर या एयरटेल का टावर या जियो का टावर का जो भी, मतलब मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, इस तरीके से मैं बोल रही हूँ किसी का भी टावर आप देख लीजिए, नेटवर्क आप देख लीजिए, वो आपको अनलिमिटेड स्पीड नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट तो देते नहीं है, आपको उसके लिए रिचार्ज करवाना पड़ता है। साथ साथ अगर रिचार्ज भी करवा रहे हैं, आपका कितना नेटवर्क का क्वालिटी है ये भी आपको पता है कि शहरों में अगर थोड़ा भी आ जाए तो गाँव में वहाँ तक नेटवर्क की इतनी लगातार इश्यूज़ रहती है, फ़ोन तक भी नहीं लगती। नेट चलाना तो बहुत दूर की बात है, स्पीड की ज़रूरत होती है एक बेसिक मिनिमम नेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, तो वो नहीं है। तो आप लैपटॉप में वैसा नेट कैसे चलाएंगे, तो फिर आपको वाईफाई लेनी पड़ेगी, वाईफाई की अलग खर्चा है, ब्रॉडबैंड लेना पड़ेगा। ये सब मान लेते ये भी हो जाएगा, तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 24 आवर्स कंटिन्यूसली। बहुत सारे ये सर्वे कहता है अभी तक हमारे देश की आंकड़ा है कि अभी भी बहुत सारे घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आती भी है, कनेक्शन भी है, तो 12-13 घंटे दिन में अभी भी उनका इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। तो ऐसे घरों में अगर ऑनलाइन क्लासेस सुबह 11 बजे हो रही है और उसके पास इलेक्ट्रिक लाइट ही नहीं है हर दिन 11 बजे, तो वो ऑनलाइन क्लासेस करेगा कैसे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर अचानक से सरकार के द्वारा डिसाइड कर दिया कि ऑनलाइन में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ऑनलाइन में आपके क्लासेस होंगे, ये बहुत ही खतरनाक डिसीजन है। और साथ साथ ये जो शिक्षा नीति है इसको कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने का एक कोशिश भी है। सरकार बार बार देख रहा है कि शिक्षा नीति को अगर अप्लाई करना है, अगर निजीकरण को पुश करना है हमारे शिक्षा व्यवस्था में, तो ये लॉकडाउन से बेहतर समय और कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स को मजबूर कर दे रहे हैं कि देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अंदर ये दुख मनाइए कि मेरे से नहीं हो पाया। अपने आप को कोसिए, अपने परिवार को कोसिए कि
कि हमारे पापा लैपटॉप नहीं दिला पा रहे क्योंकि हमारे पापा के पास अच्छा नौकरी नहीं है। आपको ये बार-बार बोला जा रहा है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप रिचार्ज नहीं करा पा रहे, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो ये आपकी गलती है। लेकिन ये हमारी काम है सरकार को दिखाना कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना एक्सक्लूसिव है, ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए है। इसके लिए सरकार नहीं चुना गया था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए करे। सरकार को इसलिए चुना गया था कि वो लोगों की दिक्कतें, स्टूडेंट्स की दिक्कतें, मजदूरों की दिक्कतें, किसानों की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के एक समाधान करे। और आज अगर सरकार ही हमारी दिक्कत की वजह हो जा रही है तो सरकार को बताने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसलिए आपको चुना नहीं गया था। क्योंकि ये एक चीज़ क्लियर कर देने की ज़रूरत है कि इस पूरे लॉकडाउन में, इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूरत था कि लोगों को खाना मिल पाए, लोगों को बेसिक मिनिमम फिनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस लॉकडाउन के बाद उनके पास नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। उसका एक डायरेक्ट जो इफेक्ट है उनके बच्चों पे आ रहा है, उनके परिवारों में आ रहा है, उनके घर में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, उन पे आ रहा है। उनको पता नहीं है कि कल उनके मम्मी पापा उनके स्कूल के फीस और दे पाएंगे कि नहीं। इन पूरे दौरान एक सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम ये होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आज नागरिकों का दे कि ये जो कोरोना वायरस है, इस वायरस को हम जीतेंगे के खिलाफ ज़रूर जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? एकत्रित होकर। ऐसा नहीं कि मजदूरों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया जाए और हम आलीशान बंगलों पे रहे। हमें सिक्योरिटी हाई लेवल, आज हमारे प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी का खर्चा है, आप देखिए करोड़ों रुपए का। जब ट्रम्प साहब गुजरात आते हैं तो उनके लिए एक दिन का खर्चा 100 करोड़ रुपए का होता है, एक दिन का। और आज स्टूडेंट्स को बेसिक सपोर्ट देने के लिए आज हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है। हमें नहीं पता है कि पैसे नहीं है और पीएम केयर के पैसे कहाँ जा रहे हैं। हम और आपको कहीं नहीं पता है कि इतने जो पैकेज बोला जा रहा है, क्या आप और हमारे घर में पैकेज का एक पैसा हमारे अकाउंट्स में आए हैं? नहीं। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो पूरे चीज़ों में बोला जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, आप एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सक्लूसिव बनाने का, कल कितने लोग एजुकेशन छोड़ के, शिक्षा व्यवस्था छोड़ के चले जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए हमारी जो संघर्ष है, हमारी जो आंदोलन है, इसलिए होना चाहिए कि हम शिक्षा को सबके लिए बना पाए। अगर आपको टेक्नोलॉजी, अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन बनाना है तो आपको ये इंश्योर करना ज़रूरत था कि आप सबको इंटरनेट दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप सबके लिए गैजेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। आप लोगों को कटघरे में खड़ा करके बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो आप अपने में दोष खोजिए। सरकार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है बार बार कि आज अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो परिवार के अंदर आप स्टूडेंट होके अपने मम्मी पापा से लड़िए कि देखिए आप लोग अच्छे नौकरी नहीं करते, इसलिए मुझे आज लैपटॉप नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको ये भुला देने की कोशिश किया जा रहा था कि यही वो सरकार था जिसने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। तो आज अगर आपके मम्मी पापा का नौकरी चला जा रहा है, आज अगर अपने मम्मी पापा किसान हैं, उनका लोन वेव ऑफ नहीं किया जा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? आज आपको बोला जा रहा है, जो सरकार बोला था कि एजुकेशन सबके लिए है, हम बड़े बड़े फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देंगे स्टूडेंट्स को, आज आपको बोला जा रहा है कि आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं, ये तो आपकी गलती है, आपके पास पैसे क्यों नहीं है। लेकिन आपको ये भुला दिया जा रहा है कि यही वो सरकार था जिसने बोला था करोड़ों रुपए की पैकेज स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा, शिक्षा सबके अधिकार है, ये बोला गया था। आज महिलाएं अगर अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, हमारी तो महिला है इसलिए तो हमारी ये मतलब हालत ही है कि हम आज अपने समाज में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हम महिला हैं, हम मान लेते हैं हम महिलाएं, हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको ये भुला दिया जा रहा है कि यही सरकार था जिसने बोला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके अंदर हम कितने करोड़ों रुपए बेटियों को पढ़ाने के लिए, हम बेटियों को पढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ गए वो पैसे, कितने बेटियां बच पा रहे हैं, कितने बेटियां पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इस सारे चीज़ सरकार की आंखों में आग डाल के हमें बताने की ज़रूरत है।
और इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम एज स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। एक गोल हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हम आज अगर कुछ चाहते हैं वो है सबके लिए शिक्षा, शिक्षा सबका अधिकार, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा। और ये अगर हमारे दिमाग में ठान है तो हमें सारे स्टूडेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि ये जो अभी सरकार आया है ये सिर्फ सरकार है किसके लिए, अदानी और अंबानी के लिए। अदानी और अंबानी का कितना करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है वो बढ़ पाएगा, इसको इससे मतलब है। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर आप देखिए जो अमेज़न के सीईओ है वो ट्रिलियनियर बनने को जा रहे हैं, मतलब विश्व के सबसे पहले ट्रिलियनियर बनेंगे, प्रेडिक्शंस बोल रहा है स्टॉक मार्केट का। मतलब लॉकडाउन में आप सोचिए, एक तरफ जहाँ पे मजदूरों के पास 1 रुपए नहीं आया है पिछले 60 दिन से, और दूसरे के पास इतने करोड़ों पैसे कि वो ट्रिलियनियर बनने जा रहे हैं। तो क्या आज हमें ऐसे सिस्टम को चैलेंज नहीं करना चाहिए था? ये था यूएस का सक्सेस, ये था अमेरिका, जो यूएस अमेरिका मूवीज में हीरो बनता है, जो अमेरिका मूवीज में हीरो बन के बाकी देशों को बचाता है। आज उस अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या हालत है, लोग मारे जा रहे, दिन में 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं हर दिन। और ये एक दर्दनाक हालत है कि आज जो लोग हैं वो जो मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम जो लोग हैं हर एक जगह के, हम उनको लोगों की तरह नहीं देख रहे, मशीनों के तरह देख रहे हैं कि हम पैसे कमा पा रहे कि नहीं पा रहे। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि लोग मर रहे हैं क्या कर रहे, सर को इससे मतलब है कि पैसे उनके पॉकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो बिजनेस जो अदानी अंबानी के जैसे लोग हैं उनको और फेवरेबल मार्केट सिस्टम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। आप मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमसे शिक्षा छीनी जा रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनको चुना किस लिए गया था? आप और हमारे लिए, आप और हमारे प्रतिनिधि बना के लोगों ने क्यों चुना था कि आज जो दिक्कतें के दौरान हमें अपनी सरकार की, बाकी समय तो छोड़ दीजिए, दिक्कत के दौरान जो सरकार की ज़रूरत है कि सरकार हमारे बगल में खड़े होकर बोलेगा कि आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आपकी जो प्रतिनिधि आपने चुना है आपके पास है, आपके साथ है। और ये चीज़ हम लोगों को समझने की और बाकी लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस सब के साथ मैं इस पे बात तो ख़त्म करूँगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जो नई शिक्षा नीति है वो एक बहुत ख़तरनाक नीति है। आने वाले टाइम में हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में बैठ के कहीं पे बैठ के नहीं, हम आप सब मिलके, सारे स्टूडेंट्स मिलके हमें उस जो नई शिक्षा नीति है उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। हमें एक बड़ी आंदोलन छेड़नी पड़ेगी सरकार के खिलाफ कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसको हम अपने देश के अंदर किसी भी तरीके से लागू होने नहीं दे सकते। और हमारी जो डिमांड है एसएफआई के तरफ से, इसको बार बार बोलने की, स्टूडेंट्स के बीच में ले जाने की ज़रूरत है कि जो राशन है वो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, जो फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स है स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन के दौरान मिलनी चाहिए। कब से एसएफआई बोल रहा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, कि स्टूडेंट्स के लिए आपको एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत थी लॉकडाउन घोषित करने से पहले कि स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्टूडेंट्स का प्लान क्या है। इसलिए ये सारे जो डिमांड है ये बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है। और आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं आज, आप छात्रों की हक के लिए बात करते हैं। एक ऑल इंडिया फोरम टू सेव एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन का एक प्रोटेस्ट है 20 मई को। आपके घर से, आपके दरवाजे पे खड़े होके, आपके घर के अंदर से, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार बने, तो एक प्रोटेस्ट का कॉल है 20 मई को, ठीक 2 दिन बाद। हम चाहते हैं कि ये जो कॉल आया है आप सबको इसको ज्वाइन करें पुरजोर तरीके से। जो लोग आप लोग सोशल मीडिया में हैं, और अगर नहीं भी है, आप लोग अपने जगह पे खड़े होके, स्टूडेंट्स हैं तो खड़े होके आप बोलिए कि आपको जो शिक्षा चाहिए वो अच्छी और सस्ती शिक्षा चाहिए। आपको जो शिक्षा चाहिए वो ऐसा शिक्षा चाहिए जो सबका अधिकार हो। आप चाहते हो कि फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स दिया जाए स्टूडेंट्स को, और आगे पढ़ने का, बढ़ने का मौका अच्छे तरीके से दिया जाए, ना कि बल्कि सिर्फ जो लाखों रुपए है जिनके पास उनको सिर्फ पढ़ाया जाए। तो ये सारे डिमांड लेते हुए 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट है उसमें आप लोग सबको हिस्सा लीजिए, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन है,
लेकिन लॉकडाउन को गाइडलाइंस मेंटेन करते हुए हमारी आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन हाथ में प्लेकार्ड्स लेके ये जो प्रोटेस्ट का कॉल है अपने घर से, इसको घर में रहते हुए आवाज़ अपना उठाइए। और इस सरकार को हम बोलते हैं कि हम छात्राएं जो आवाज़ है, हमारी जो बुलंद आवाज़ है, वो एकजुट होकर हम लोग क्या चाहते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। और अगर